आज हम बात करने वाले हैं कि ELSS इक्विटी लिंक स्कीम वर्सेस PPF जो पुराने ज़माने का इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो हम आज बात करेंगे उनका कंपैरिजन में बात करेंगे। अगर हम पहले प्रोडक्ट पे जाएं, इसके पहले हम इन्फ्लेशन समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और हर निवेशक को इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपना निवेश करना चाहिए। तो थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे 20 साल पुराना, तो जो पेट्रोल का भाव था वो 30-32 रुपये के आजू बाजू था और डीजल का जो भाव था वो 22 रुपया था। आज ये सब चीज़ें 5 गुनी महंगी हो गई है। तो क्या अपना पैसा इतना इस स्पीड से बढ़ा है? अगर नहीं बढ़ा है तो हमको ये रीथिंक करना चाहिए कि हमारा निवेश कहाँ करना चाहिए। आइए हम थोड़ी और चर्चा करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन में जो हमको पैसा लगता था कि सपोज जब हमने पढ़ाई करी तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार में हमारी पढ़ाई हो गई थी, लेकिन आज अगर हम MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की फीस लगती है। और अगर हम MBA की पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख से लेके 30 लाख रुपए की फीस लगती है। अगर हमने इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा डॉक्टर बनाना है, अच्छा इंजीनियर बनाना है, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, तो जो आपका निवेश है वो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। तो इस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। आगे चलते हैं कि 80-90 में हमारा जो परिवार था वो बिल्कुल जॉइंट फैमिली था। हमारा काका मामा चाचा सब साथ में रहते थे। धीरे धीरे क्या हो गया कि सपोज जो हमारे चाचा थे वो अलग हो गए, तो हमारा जो मकान था जो पहले 5 लाख रुपए बनता था वो आज नॉर्मल मकान 55 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में बनता है। और फिर क्या हो गया, उनके अगर बच्चे हो गए तो उनके लिए अलग मकान चाहिए, उनके लिए अलग पैसा चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो परिवार है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमको अपने रहने के लिए अच्छे मकानों की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी जो प्राइस है ना वो 20-30 गुना हो गई है। जो 5 लाख रुपए का मकान है वो 1 करोड़ से कम में नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छा मकान लेना है तो आपको उसके लिए अच्छा फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ग्रोसरी का सामान है वो सपोज साल का 2-2.5 लाख रुपए में आता था और अगर हम 7% का इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो जो 20 साल के बाद वो जो सामान है ग्रोसरी का वो 10 लाख रुपए का आएगा और 30 साल के बाद वो 19 लाख रुपए का आएगा और 40 साल के बाद वो 37-40 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो अगर आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी तो आप अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। जो डॉक्टर का जो पहले फीस होता था, आज से 20 साल पहले 10-20 रुपए में डॉक्टर हमारा चेकअप कर लेता, लेकिन आज जो छोटी सिटी में है वो डॉक्टर जो MD या सुपर स्पेशलिस्ट है वो मिनिमम 500 रुपया फीस चार्ज करता है। अगर आप मेट्रो में जाओगे तो जो फीस है वो 1000 से लेके 1500 रुपये तक वो चार्ज करते हैं। और अगर ये इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से ये फीस बढ़ी तो 15 साल के बाद जो डॉक्टर का फीस होगा वो 3000 रुपये का हो जाएगा और 30 साल के बाद वो एक बार का डॉक्टर का फीस आपको 10,000 रुपया लगेगा। वैसे ही हमारी जो किसी को अगर हार्ट सर्जरी करानी पड़ती है तो वर्तमान में वो जो हार्ट सर्जरी है वो 3 लाख रुपए में हो जाती है। अगर 7% के इन्फ्लेशन से इसका प्राइस बढ़ा तो 9 से 10 लाख रुपए आपको हार्ट सर्जरी का लगने वाला है और 30 साल के बाद वो सर्जरी शायद आपकी 30 लाख रुपए में होगी। आगे चलते हैं कि जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो अभी 30 से 35 लाख रुपए के बीच में हो जाता है। 15 साल के बाद शायद उसका 1 करोड़ लगेगा और 30 साल के बाद उसका शायद आपको 3.5 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी जो हमारा नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है वो आज 3 लाख रुपए में हो जाता है। 15 साल में वो उसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच हो जाने वाली है। अगर आप 30 साल के बाद वो सर्जरी कराओगे तो 30 से 40 लाख रुपया आपको लगने वाला है। आगे चलते हैं। जो कैटरेक्ट सर्जरी अभी 30 से 40 हज़ार में हो जाती है वो 15 साल के बाद आपको 2 या 2.5 लाख रुपया उसका लगने वाला है। अगर आप 30 साल के बाद अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका जो कॉस्ट है वो 7 से 8 लाख रुपया आपको लगने वाला है। आते हैं स्पाइन सर्जरी जो आज की तारीख में 3 लाख रुपए में लगती है, वो शायद 15 साल में 10-12 लाख रुपए आपको उसका लगेगा और 30 साल के बाद शायद कराएंगे तो आपको 30-32-35 लाख रुपए उसके लग जाएंगे। इस तरह जो आपकी बेसिक नीड्स है, जो ट्रीटमेंट की नीड्स है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण उसकी प्राइस काफ़ी महंगी होती जाएगी। अगर आपको ये सब चीज़ें अफोर्ड करनी है तो आपका निवेश कैसा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को
अफोर्ड कर सके। आइए हम थोड़ा कंपैरिजन की बात करते हैं कि जो हमारा जो पुराने तरीके हैं पीपीएफ में हम पैसा लगाते हैं उसमें क्या पैसा बना है, और जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है उसमें क्या पैसा बना है। अभी जो म्यूचुअल फंड की आप जो भी ऐड आती है तो उसमें एक नीचे लाइन लिखी होती है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज हम थोड़ी रिस्क की बात करेंगे कि रिस्क आपके फेवर में कैसे काम करता है, उसकी बात करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है कि एक कंपैरिजन बनाया है 1996 से लेके ये 2020 तक का कंपैरिजन है, जिसके अंदर पहले हम 70,000 रुपये का पीपीएफ का लिमिट मिलता था, फिर वो 1 लाख का हुआ, फिर वो बढ़ के 1.5 लाख रुपये का हो गया। तो उसका जो वैल्यू था 24 लाख के सामने उसका अगर आपने किसी पीपीएफ में पैसा लगाया तो वो उसका अमाउंट 67 लाख रुपीस बना है। ये जो डेटा है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर किसी ने वही सेम पैसा मार्केट के रिस्क की जो आपको जो एक डिस्क्लेमर आता है म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अगर आपने उसमें पैसा लगाया होता तो करीबन 4 करोड़ 70 लाख रुपए बना है। मोटा मोटा हिसाब करोगे ना तो आपका जो पैसा है 4.5 से 5 गुना बना है। तो अगर आप बाजारों का रिस्क नहीं लेते हो तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। जो निवेशक रिस्क नहीं लेते वो सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए आपको थोड़ा बाजारों का रिस्क लेना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। एक दूसरे फंड की चर्चा करते हैं जिसके अंदर एक्सिस का इक्विटी सेविंग फंड है, वो उसका जो कंपैरिजन है वो हमने 2009 से बनाया है और उसका जो है 1 अप्रैल 2021 तक का कंपैरिजन है, जिसके अंदर हर साल हमने 1.5 लाख रुपया डाला तो उसका पीपीएफ में कितना पैसा हुआ और जो हमने जो पैसा बनाया है ईएलएसएस स्कीम में उसमें कितना पैसा बना है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके अंदर जो पीपीएफ में पैसा बना 19 लाख रुपए का, उसके अंदर आपको 33.93 लाख रुपीस मिले। अगर आपने ईएलएसएस में पैसा डाला तो उसमें 73.61 लाख रुपीस मिले, तो ऑलमोस्ट 3.25 गुना पैसा हुआ। तो अगर आप स्वयं नक्की करें कि आपको जो निवेश करना चाहिए वो आपको बाजारों से लिंक्ड स्कीम में करना चाहिए कि जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें करना चाहिए। अगर आपको जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना निवेश करना चाहिए। अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया तो आपके और आपके बच्चों के सपने आप पूरे नहीं कर पाएंगे और आप अपनी ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है, उनको उच्च शिक्षा देना है, आपको फॉरेन ट्रैवल अच्छी तरह से करना है, अच्छा घर बनाना है, तो आपका निवेश हमेशा इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। हमने ये जो बिज़नेस है वो 1990 में शुरू किया था। हमने ये जो बिज़नेस है वो LIC की एजेंसी के साथ शुरू किया था। धीरे धीरे हम अपने फिनेंशियल प्रोडक्ट में बहुत सारी सर्विसेज ऐड करते गए, उसमें हमने म्यूचुअल फंड भी ऐड किया है। उसके कारण जो हमारे निवेशक है उनको बहुत सारी फिनेंशियल प्रोडक्ट की सर्विसेज मिलती है। इस तरह से हमारे पास पूरी बास्केट है जिसके अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट बॉन्ड और गाड़ियों के इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सारा काम हम लोग एक ही अंडर वन रूफ अवेलेबल है।